हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 21 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन का। तो चलिए पहले हम बात कर लें कल के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य CJI कौन है? CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका पहला आंसर जो आपका था वो है अरविंद शरद बोबडे, ऑप्शन बी। ठीक, अभी हाल ही में इन्होंने रंजन गोगोई का नाम लिया गया है, तो रंजन गोगोई के बाद इन्होंने शरद अरविंद बोबडे जी ने रंजन गोगोई के स्थान पर यह पदभार संभाला है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 जून। 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक, 20 जून को हम प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करना है, शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, और इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRA को शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त UNHCR के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? UNHCR के रूप में जाना जाता है। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिए कि विश्व शरणार्थी दिवस 4 दिसंबर सन 2000 को संकल्प 55/76, ठीक, 55/76 पारित करके संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था? UNGA द्वारा। ठीक, कब? 55/76 घोषित किया गया था सन 2000 में, 4 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार किस देश को दिया है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने का अधिकार एशियाई फुटबॉल परिसंघ मतलब AFC ने दिया है। ठीक, एशियाई फुटबॉल परिसंघ को आप AFC भी लिख सकते हैं, या आपको कहीं कहीं यह शॉर्टकट में लिखा मिलता है। ठीक, आपको बता दें कि यह जो टूर्नामेंट है वो भारत में 42 साल बाद होने जा रहा है। और यहाँ पे हमने बात की है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो इस समय जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव हैं वो हैं दाटो बिट्सर जॉन। और इस एशियाई कप में जो कि भारत मेज़बानी करने जा रहा है, इसमें 12 टीमें शामिल होंगी। और मेज़बान होने के कारण भारत की टीम सीधे क्वालिफाई कर चुकी है। और भारत ने 2016 में AFC अंडर-16 चैम्पियनशिप और साल 2017 में FIFA अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनियों में $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली कंपनी कौन है? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से जो आपका पहला आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलायंस। सही आंसर आपका रिलायंस है। तो रिलायंस पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली कंपनी है, भारत की पहली कंपनी। और यह मुंबई में स्थित है और
19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य छूने वाली यह पहली भारतीय कंपनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वोल्कन बोजकिर। वोल्कन बोजकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया है। किस तरीके से इनका निर्वाचित हुए हैं, तो आपको बता दें कि ये एक तुर्की राजनयिक हैं और इनको गुप्त मतदान करके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इन्होंने निर्विरोध 178 मत प्राप्त किए थे। ठीक, और सर्वाधिक मत होने के कारण इनको अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और इनका कार्यकाल जो शुरू होगा वो सितंबर 2020 से शुरू होगा। कब से? सितंबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और वर्तमान में ये क्या है, तो वर्तमान में इस्तांबुल से न्याय और विकास पार्टी के सांसद के रूप में ये सेवा कर रहे हैं और साथ ही तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ICICI HFC ने किफ़ायती आवास ऋण के लिए किस योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरल योजना। तो ICICI होम फाइनेंस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सरल योजना के लिए शुरुआत की है। यह योजना महिलाओं, निम्न मध्यम वर्ग के आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कितनी? 6 लाख रुपए से जिनकी वार्षिक आय कम है उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसकी जो ब्याज दर होगी वो 7.98 है। कितना? 7.98%। और 20 साल के कार्यकाल के लिए ऋण राशि 35 लाख रुपए तक हो सकती है। और यहाँ पे हमने बात किया है ICICI HFC की, तो चलते चलते आपको बता दें कि ICICI HFC के MD और CEO इस समय अनिरुद्ध कामानी जी हैं, ठीक, जिनके माध्यम से इस योजना की शुरुआत हुई है। और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.98 है। और 6 लाख से जिनकी कम वार्षिक आय है वो इस योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो के साथ कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। इसमें आपके 4 बैंकों का नाम दिया गया है। जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटका बैंक। तो इसने अभी सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ संबंध स्थापित किया है। यह 3 लाख तक के रोगी के अस्पताल के खर्चे को उठाएगा, जिसमें 3,000 रुपये के आउट पेमेंट उपचार खर्चे को कवर करेगा। कितना? 3,000 रुपये का जो ये आउट पेमेंट खर्चा होगा वो यह कवर करेगा और 3 लाख रुपये तक हर रोगी के पीछे यह अस्पताल के खर्चे को उठाएगा। और इसमें सरकारी या सैन्य अस्पताल में संगरोध के 14 दिन के खर्चे के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपया देगा। वहीं आपको बता दें कि इसमें जो है, आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, तो इसमें पॉलिसी का जो कार्यकाल होगा वो कितने दिन के लिए होगा? 120 दिन के लिए होगा, ठीक। और जो प्रीमियम आएगा इसका वो सभी करों में 399 रुपये आएगा। कितना? 399। और यह 18 से 65 वर्ष तक की आयु के सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपरलेस KYC की सेवाओं के लिए पूर्व परामर्श के साथ कौन संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टाटा AIA, ठीक। टाटा AIA के जो इस समय वर्तमान में CEO और MD के रूप में कार्यरत हैं वो ऋषि श्रीवास्तव जी हैं। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कोविड-19 के बीच ये आधार आधारित पेपरलेस ऑनलाइन KYC सेवा के लिए पूर्व परामर्शी सेवाओं के साथ ये संबंध स्थापित करता है।
और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ई-केवाईसी जीवन बीमा संसाधनों के लिए जो ये आवेदन पत्र है या आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के दौरान ये सीमलेस ग्राहक ऑनबोर्डिंग भी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल बिक्री प्रणाली से बीमा की दूरस्थ खरीद की सुविधा भी प्रदान करेगा। और यह जो है नो योर एजेंट मतलब कि KYA नो योर एजेंट, इसे आप KYA के नाम से भी जानते हैं। नो योर एजेंट आवश्यकता के हिस्से के रूप में एजेंट के सत्यापन के लिए ये सेवा विस्तार भी करेगा। ठीक, तो इसे हम KYA भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ADB ने दिल्ली 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक लगाने का अनुमान बताया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4%। ठीक, कितना, 4%। ADB की बात हुई है तो ADB का पूरा नाम यहाँ पे हम आपको बता दें, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान 4% तक अनुबंधित किया गया है। अब आपको बता दें कि ADB के अनुसार विकासशील एशिया के 40 सदस्य देशों में 2020 में मुश्किल से 0.1 की वृद्धि दर के साथ विकास होगा। कितने प्रतिशत के साथ, 0.1% की वृद्धि दर के साथ विकास होगा। कहाँ पे, विकासशील एशिया के 40 सदस्य देशों में। ठीक, जो कि 1961 के बाद या सबसे कम वृद्धि है। कब से, 1961 के बाद यह सबसे कम वृद्धि है। चीन अपवाद स्वरूप जो है 2020 में 1.8% बढ़ेगा। कितना, 1.8%। ये चीन की बात कर रहे हैं। 2020 में चीन 2020 में 1.8% बढ़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 5% विकास दर से ठीक होगी। 5%, ये 2021 की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस भारतीय स्टेडियम को KISCE के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक, राजीव गांधी स्टेडियम को किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है अपग्रेड करने की। किसके रूप में, KISCE के रूप में। ठीक, कब की है, इन्होंने मिजोरम के खेलो इंडिया के स्कीम के तहत इसकी घोषणा की है। यहाँ पे बात की गई है KISCE की, तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक, इसका पूरा नाम है। और इससे ओलंपिक में भारत के उत्कृष्टता के सपने के प्रति खेल क्षेत्र में प्रतिभा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। KISCE एक पहल है जिसमें खेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्टेडियम की स्थापना करेगा। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं इस समय, यहाँ पे हमने मिजोरम की बात की थी, तो मिजोरम के राज्यपाल इस समय PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। ठीक, और यहाँ पे खेल मंत्री की बात है तो खेल मंत्री इस समय किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग ने आउटोटेक द्वारा मेस्टो OIJ के व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, CCI। ठीक, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग ने प्रतियोगिता अधिनियम धारा 2002 की धारा 31 के तहत आउटोटेक OS मतलब OIJ द्वारा मेटो खनिज की व्यवसाय को मंजूरी दी है। ठीक, वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि मेस्टो की सभी संपत्तियां, अधिकार, ऋण और देनदारियां जो
इसके खनिज व्यवसाय की सेवा करते हैं। आउटोटेक द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। ये दोनों सार्वजनिक सीमित देयता वाली कंपनी हैं जो फिनलैंड के कानून के तहत नियमित और पंजीकृत हैं और अधिग्रहण के बाद इसका नाम मेस्टो आउटोटेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं अपने 2 क्वेश्चंस का। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा परवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में एक आंसर आपका सही है, जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप कीजिए और कल मिलेंगे इसी टाइम इसी समय एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपका ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद।